अगर बात की जाए 9th क्लास मैथ की, तो आप लोगों की एग्ज़ाम्स में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है डेफिनेशंस का। मैथ्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है, काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल पेश आती है। तो एमसीक्यू का पोर्शन भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को मैथ बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो आप एमसीक्यू याद करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चंस को, एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया हुआ। तो हमने 3 पार्ट्स बनाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ लेक्चर्स हैं। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का एक लेक्चर है। अगर आप वो तीनों लेक्चर्स देख लें तो आपके एमसीक्यू प्रिपेयर हो सकते हैं। उसके बाद बारी आती है डेफिनेशंस की। डेफिनेशन 12 से 15 नंबर की आपके पेपर्स में लाजमी आती हैं। ठीक हो गया, तो कुछ डेफिनेशंस हैं, अब हम इनको समझेंगे वो किस तरह से हैं। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी और आप इजीली उसको याद कर लेंगे, तो आप पेपर्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जो हमारा रियल नंबर से अकॉर्डिंग था। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सेट क्या होता है? इज़ द यूनियन ऑफ, ये यूनियन होता है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। यूनियन का मतलब है, यानी कि यूनियन में हम दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं। जैसे हम प्लस करते हैं ना, दो चीज़ों को कंबाइन करके लिखते हैं, यूनियन का मतलब यही होता है। ठीक है, रियल नंबर में इस बात का मतलब ये है कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको बताया हुआ है, रियल नंबर जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? रेशनल और इरेशनल। जब किसी भी नंबर्स में या तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स इंक्लूड हो तो हम कहते हैं वो क्या है? रियल नंबर का सेट है, जिसमें रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर एक ऐसा सेट होता है जो यूनियन होता है रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। और रेशनल नंबर को हम लिखते हैं क्यू से और इरेशनल नंबर को लिखते हैं हम क्यू डैश से। और अगर रेशनल और इरेशनल का हम यूनियन ले लें तो वो हमारे पास रियल नंबर का सेट बनता है। आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, डेफिनेशन है रियल नंबर की। उसके बाद बारी आती है रेशनल और इरेशनल नंबर की। आपकी बुक में प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है तो आपने यहाँ से नोट कर लेनी है। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी क्यू, ऐसा नंबर जिसको हम पी बटा क्यू यानी कि किसी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके। पी और क्यू कोई भी नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है पी और क्यू की जगह 2/3, यानी कोई भी दो ऐसे नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, ऐसे बटे की फॉर्म में लिख सकें, उन नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर। और आप देखें, आप जो पी और क्यू लेंगे वो पी और क्यू आप कहाँ से ले सकते हैं? इंटीजर से ले सकते हैं। अब इंटीजर्स जी वाला सेट, जी का मतलब होता है इंटीजर, जी हम कहते हैं इंटीजर को। इंटीजर्स में होता है 0 शामिल होता है और 0 से आगे जो प्लस वाले नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन सारे होते हैं। और माइनस वाले सारे डिजिट होते हैं, -1 -2, यानी माइनस के तमाम डिजिट और प्लस के तमाम डिजिट और 0। ठीक है, उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो आप पी और क्यू इंटीजर्स में से ले सकते हैं, यानी प्लस वाले डिजिट्स भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये कह दिया है कि आप इंटीजर्स तो ले सकते हैं, इंटीजर्स में 0 भी आता है, लेकिन आप क्यू को कभी भी 0 नहीं ले सकते। यानी कि जो फ्रैक्शन के नीचे नंबर होगा, यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम 2/0 नहीं ले सकते, नीचे कभी भी आपने 0 नहीं लिखना। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपने लिखा था विच कैन बी, यानी जिनको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपने नॉट का एडिशन कर देना है। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न, ऐसे नंबर्स जिनको नहीं लिखा जा सकता पी बाई क्यू यानी बटे की फॉर्म में। और बाकी सारी डेफिनेशन सेम है, पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ये रेशनल की डेफिनेशन है और ये इरेशनल की। उसके बाद है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो आप पहले जो है ना नाम से ही समझ लें, डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो पॉइंट्स में होते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 2.56 यानी जिसमें पॉइंट आता है ना जिस भी नंबर में, उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक हो गया, तो अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? टर्मिनेट का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है ख़त्म हो जाना। ठीक हो गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होंगे? डेसिमल नंबर ऐसा एक डेसिमल नंबर होगा जिसमें पॉइंट होगा विथ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट। फिनाइट कहते हैं महदूद, यानी जो चीज़ महदूद हो, यानी एक जगह पर आकर स्टॉप हो जाए। ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें जो नंबर्स हैं वो फिनाइट हो, महदूद हो, यानी एक जगह पर आकर स्टॉप हो जाए ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद। आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आए हमारे पास वो एक जगह पर आकर स्टॉप हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एग्जांपल दी है, आप जस्ट पॉइंट वाली एग्जांपल भी लिख सकते हैं, आपको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। 0.25, देखिए एक जगह पर 0 पॉइंट के बाद
2 5 जस्ट 2 नंबर हैं, आके ये स्टॉप हो गया है। यहाँ पर भी देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 3 5 6 जितने भी आए, लेकिन एक जगह पर आकर वो रुक जाएं, ठीक है ना। तो ऐसी डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी वो एक जगह पर आकर पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिनाइट होते हैं यानी महदूद होते हैं। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपने नाम से ही समझना है, डेसिमल नंबर्स का मैंने आपको बता दिया वो नंबर जिसमें पॉइंट आता है। पहले हमने बात की टर्मिनेटिंग नंबर्स की जो एक जगह पर ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग की, यानी कि वो एक जगह पर आकर स्टॉप नहीं होंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई। और दूसरी यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ हुई है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ये होता है कि जो होता है ना, यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं पॉइंट के बाद वो रिपीट हो रहे होते हैं, यानी सेम सेम नंबर जब बार बार रिपीट होता है, या कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 2 3 ये ग्रुप है नंबर का, तो बार बार एक ही जैसे अगर नंबर्स रिपीट होते हैं तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग। अब देखिए अ डेसिमल नंबर एक ऐसा डेसिमल नंबर विद, वहाँ पर हमने बात की थी फिनाइट, फिनाइट हमने कहा था महदूद को, यहाँ पर है इनफिनाइट यानी लामहदूद। वो नंबर जो पॉइंट के बाद जो हैं वो ख़त्म ना हो, इनफिनाइट हो, लामहदूद हो, एंड रिपीटिंग पैटर्न, और बार बार जो होते हैं वो रिपीट हो रहे हो, एक पैटर्न उनका बार बार रिपीट हो रहा हो ऑफ डिजिट्स नंबर का आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है 0.333, ये एक जगह पर स्टॉप नहीं हो रही है, 333। आप जितना भी आगे चलते जाए ना ये 3 चलता जाएगा, कभी भी ये एंड नहीं होगा। तो इस लिहाज से ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहे। और रिकरिंग इस तरह से देखिए 3 जो है वो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है, ठीक है ना। इसी तरह से 2 नंबर्स भी बार बार रिपीट हो सकते हैं, जैसे 161616 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब उसके बाद हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी अब ये रिकरिंग नहीं होंगे, ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको राइट कर देती हूँ, आपकी बुक में प्रॉपर नहीं लिखी हुई। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी ये ऐसा नंबर होगा, पहले आप इसको समझ लें, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा होगा, यानी एक जगह पर स्टॉप नहीं होगा, चलता जाएगा, और उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी होगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि सेम सेम नंबर बार बार उसमें रिपीट नहीं होंगे, बार बार डिफरेंट नंबर्स आएंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, आ डेसिमल नंबर, ये एक ऐसा डेसिमल नंबर होगा यानी जिसमें पॉइंट इंक्लूड होगा विद इनफिनाइट नंबर्स, जिनमें नंबर्स लामहदूद होंगे, एक जगह पर स्टॉप नहीं होंगे। ये तो डेफिनेशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग की, कि नंबर्स जो हैं वो इनफिनाइट होंगे, उसके साथ एंड डू नॉट रिपीट पैटर्न, और उसमें एक ही पैटर्न बार बार रिपीट नहीं होगा। जो हमने अभी डेफिनेशन बुक में पढ़ी, हमने लिखा था रिपीटेड पैटर्न, लेकिन इसमें पैटर्न रिपीट नहीं होगा, यही फ़र्क है इसमें। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है 1.414। यहाँ पर देखिए पॉइंट्स के बाद एक तो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी ख़त्म नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है, यानी बार बार नंबर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, एक जैसे नहीं आ रहे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, और ये आपने माइंड में रखना है। इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। उसके बाद देखिए पेज नंबर 11 पर आपको दिया हुआ है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन इस तरह से होता है x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर एक नंबर होगा a, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर होता है और फिर बाहर स्क्वायर रूट की पावर होती है, ठीक है। इसको हम पढ़ते किस तरह से, देखिए जो पावर होती है ना उसके हिसाब से पढ़ते हैं। हम कहते हैं nth रूट ऑफ a, ठीक है ना, ये nth रूट है a का। अब इसकी डेफिनेशन देख लें, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये जो हमने पावर ली है n स्क्वायर रूट की, ये जो होती है ये पॉजिटिव होगी। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर से मुराद है 1 2 3 4 5, ये सब प्लस में आ सकते हैं। इंटीजर ग्रेटर देन 1, यानी आपने n जो लेना है ना वो 1 से बड़ा लेना है, 1 से बड़ा लेना है और पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है। और a जो है वो आपने रियल नंबर में से लेना है। अब रियल नंबर से क्या मुराद है, रियल नंबर की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी कि रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, यानी a कोई भी रियल नंबर हो सकता है और n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देन एनी रियल नंबर x, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी रियल नंबर x को उसके बराबर लिख सकते हैं कि रियल नंबर जो x है वो किसके बराबर है, nth रूट ऑफ a के। जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोई भी रियल नंबर x जो है वो nth रूट ऑफ a के इक्वल है। यहाँ पर आपको दोबारा बता देती हूँ, ये n जो है वो हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर को हम लिखते हैं z से, और a जो है वो हमारे पास रियल नंबर है, और इंटीजर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है nth रूट ऑफ a की, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दी हुई है nth रूट ऑफ a की, यही आप एग्जांपल लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a,
और आपको ये पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज़ है जैसे 5 है, तो ये जो स्क्वायर रूट का साइन होता है इसको हम कहते हैं रेडिकल। ये आपने याद रखना है, इस साइन को हम पढ़ते हैं, ये रेडिकल होता है स्क्वायर रूट का साइन। और ये जो 5 होता है यानी जो भी चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर होती है उसको हम कहते हैं रेडिकेंट। उसके बाद पेज नंबर 12 पर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सर्ड की। सर्ड क्या होता है? आप एक नंबर लें 5, ठीक है। 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ये आपको पता है, तमाम पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन जब मैं 5 को जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखती हूँ, 5 को जैसे हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं तो ये जो है वो इरेशनल नंबर बन जाता है, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर पॉइंट में आता है। और जब हम पॉइंट में लेते हैं इसका आंसर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग आता है, कहीं पर ख़त्म नहीं होता, पॉइंट चलता जाता है। आप कैलकुलेटर पे भी लेकर चेक कर सकते, और जो है ना वैल्यूज़ रिपीट भी नहीं होती। यानी अगर हम स्क्वायर रूट 5 ले लें तो वो इरेशनल बन जाता है। यानी वैसे ये नंबर रेशनल है, लेकिन जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं ये नंबर क्या बन जाता है? इरेशनल। तो सर्ड ऐसे नंबर को ही कहते हैं कि वो हो तो रेशनल, लेकिन जब आप उसका रेडिकल लें, रेडिकल कहते हैं स्क्वायर रूट, जब आप उसका रेडिकल लें तो वो इरेशनल बन जाए। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन में देखें, एन इरेशनल रेडिकल, यानी जब आपने रेडिकल लिया यानी स्क्वायर रूट लिया तो वो इरेशनल होता है विद आ रेशनल रेडिकेंट। रेडिकेंट का मतलब है यानी जो अंदर वाला नंबर होता है उसको मैंने अभी आपको बताया रेडिकेंट कहते हैं। यानी जो अंदर वाला नंबर है वो तो रेशनल है, रेडिकेंट उसका रेशनल है, लेकिन उसका जब हम रेडिकल लेते हैं यानी स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? इरेशनल बन जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है स्क्वायर रूट 5, आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और आपको बात बताई हुई है कि स्क्वायर रूट 9 जो है वो सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 9 जो है वो एक रेशनल नंबर है, जिस तरह से 5 एक रेशनल नंबर था, लेकिन जैसे ही हम 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं, आप कैलकुलेटर पर लेकर देखें तो इसका आंसर आ जाता है 3। तो 3 भी एक रेशनल नंबर है, यानी वो नंबर था भी रेशनल और उसका जब रेडिकल लिया यानी स्क्वायर रूट लिया तब भी आंसर रेशनल आया, तो वो सर्ड नहीं है। सर्ड ऐसा नंबर होता है कि वो खुद तो रेशनल हो, लेकिन जब उसका स्क्वायर रूट लें तो वो क्या बन जाए? इरेशनल नंबर बन जाए। लेकिन 9 देखिए 9 में ऐसा नहीं था, 9 खुद भी रेशनल था, जब उसका स्क्वायर रूट लिया तब भी रेशनल आया, तो वो सर्ड में शामिल नहीं होगा। 5 को हम सर्ड में इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि 5 खुद रेशनल था, लेकिन जैसे ही हम स्क्वायर रूट 5 लेते हैं तो वो हमारे पास इरेशनल बन जाता है। उसके बाद आ जाएं आप चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 1 पर, यानी 21 पेज नंबर। पहली डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की, कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। देखिए आपने एक्सरसाइज 3.2.1 में भी डिटेल से पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन का मकसद ये होता है कि अगर हमें बहुत बड़ी वैल्यू दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ, हमें फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू दी जाती है 20000 इस तरह से। अब देखिए बहुत बड़ी वैल्यू है, तो हम इस बड़ी सी वैल्यू को छोटी फॉर्म में लिखने के लिए हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। वो किस तरह से देखें, अब फॉर एग्जांपल आपको पता है हर वैल्यू के एंड में पॉइंट होता है। अब इस पॉइंट को हम आगे लेकर आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 9 पॉइंट्स आगे ले आए, पॉइंट को पॉइंट 2 के बाद आ गया, ठीक है, यानी ये 2.0 बन गया, या 2 भी आप इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज 9। अब आपने 10 की पावर 9 लिख दिया, इसका मतलब ये यहाँ पर जो है वो 9 ज़ीरोज़ हैं। यानी एक बड़ी सी वैल्यू को आप छोटी सी फॉर्म में लिखने के लिए या तो आप साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक बहुत छोटी वैल्यू आ जाए 0.000000004, ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो आप इसको भी जो है वो आसान तरीका से लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। अब देखिए हम पॉइंट को यहाँ पर 4 के बाद ले आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 डिजिट्स मूव करवाया, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज -10। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ये चीज़ें मैंने डिटेल से एक्सरसाइजेज में समझाई हैं, यहाँ पर जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ओवरव्यू दे रही हूँ। अगर आप लोगों ने समझना है तो आप जाके पूरे लेक्चर जो हैं इन टॉपिक्स के देख सकते हैं। ठीक हो गया, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से इसको समझाया हुआ है। तो देखिए अब ये बहुत बड़ी वैल्यू, बस आप यहाँ पर इतना समझ लें, बहुत बड़ी वैल्यू एक छोटी सी वैल्यू में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी वैल्यू को हमने एक छोटे अंदाज में लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखने के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन हम यूज़ करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन में भी आप यही लिखेंगे, अ मेथड यूज़, एक ये ऐसा तरीका है जो यूज़ होता है टू एक्सप्रेस, जाहिर करने के लिए, वेरी लार्ज बहुत बड़ी या वेरी स्मॉल बहुत छोटी वैल्यूज़ को इन मोर मैनेजेबल फॉर्म, एक मैनेजेबल फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन मेथड को, यानी एक अच्छे अंदाज में उसको मैनेज करके लिख सकें। अब यहाँ पर तो मैंने आपको छोटी वैल्यूज़ बताई हैं, यानी 10 की पावर हमारे पास 10 आई है या 9 आई है, हमारे पास 10 की वैल्यू 30 50 इस तरह
80 तक, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ जब बड़ी बड़ी आ जाती हैं हमारे पास, जिसको हम पेज पर लिख भी नहीं सकते, तो उन वैल्यूज़ को हम आसानी से साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो साइंटिफिक ऐसा मेथड है साइंटिफिक नोटेशन जिसमें हम बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू को बहुत ही मैनेजेबल और आसान तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी हुई है, यानी ए कोई भी नंबर है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज n, यानी ये 10 की कोई भी पावर आ जाती है। आपके पास ए की जगह कोई भी नंबर होगा, जैसे मैंने 2 लिया था फॉर एग्जांपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की n कोई भी नंबर आ सकता है 10 की पावर में, फॉर एग्जांपल 5 या 15 कोई भी आ सकता है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 23 पर आपको डेफिनेशन दी हुई है लॉगरिथम की। लॉगरिथम क्या होता है? और लॉगरिथम इज द बेस्ड ऑन 2 ग्रीक वर्ड्स। लॉगरिथम जो है वो 2 ग्रीक वर्ड्स यूनानी लफ्ज़ों से मिलकर बना है। कौन से 2 लफ्ज़ हैं? यूनानी लोगोस एंड ऑर्थीमोस। ये 2 लफ्ज़ हैं ग्रीक के, लोगोस एंड ऑर्थीमोस, इन 2 नंबर से मिलकर बना है लॉगरिथम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेशो या प्रोपोर्शन। रेशो का मतलब आपने पढ़ा है, रेशो को इस तरह से लिखते हैं 2 डॉट से, और प्रोपोर्शन को इस तरह से 4 डॉट से लिखते हैं। ठीक हो गया। और उसके साथ आप ये यहाँ से लिख सकते हैं इट इज़ अ वे। ये क्यों यूज़ होता है? ये एक ऐसा तरीका है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। जो बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम आगे पढ़ते हैं लॉगरिथम की, कि लॉगरिथम में होता क्या है। लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर्स में देखें, द लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर्स हमें ये बताता है, टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स, कितनी मरतबा वन नंबर, एक नंबर को मस्ट बी मल्टीप्लाइड, हमें मल्टीप्लाई करना होगा बाय इटसेल्फ, उसी के साथ, टू गेट एन अदर नंबर्स, एक दूसरा नंबर हासिल करने के लिए। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। इस तरह से आपने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है ना, एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस ये होते थे और उन्होंने आपको कहा था कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें इसको चेंज हम इस तरह से करते थे कि सबसे पहले जो हमारे पास ये छोटी सी बेस की फॉर्म में चीज़ लिखी होती थी, इसको हम दूसरी साइड पर ले जाते थे, ये इस साइड पे 2, और जो दूसरी साइड पर जो भी नंबर होता था वो इसकी पावर में आ जाता था। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो नंबर है वो एज इट इज़ रहता है और लॉग ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, ये तरीका होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का। ये भी मैंने एक्सरसाइजेस में डिटेल से समझाया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक हो गया। अब देखें, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 को जो है वो 3 टाइम्स हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 आंसर आता है। अब देखें ये लॉग की वजह से हमें पता चला है कि अगर हम 2 को 3 बार 2 से ही मल्टीप्लाई करें, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से ही करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो यही चीज़ इन्होंने डेफिनेशन में बताई है कि ये हमें बताता है कि हाउ मैनी टाइम्स, कितनी मरतबा एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 2 को हमने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो हमें एक दूसरा नंबर मिल गया, यानी कि 8 मिल गया। तो ये लॉगरिथम हमें बेसिकली ये बताता है लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर। ठीक हो गया। तो ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैंने भी लिखा लॉग बी से, बी का मतलब होता है बेस, और एक्स की जगह कोई भी नंबर हो सकता है और वाई की जगह भी कोई भी नंबर हो सकता है। बी हमारे पास बेस होता है, और ठीक है, वाई जो होता है उसको हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं ना, क्योंकि जब बी दूसरी साइड पे जाता है तो वाई हमारे पास पावर में बन जाता है, ऐसे बी की पावर वाई, और यहाँ पर रह जाता है एक्स, और एक्स हमारे पास क्या होता है? फिर रिजल्ट होता है। पेज नंबर 25 पर देखें कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? कॉमन लॉगरिथम एक ऐसे लॉगरिथम को कहते हैं जिसकी बेस 10 हो। अब देखिए बेस इस तरह से कहते हैं, ये जो हमारे पास एक नंबर था ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 5 कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे 2 था, तो अगर यहाँ पर 10 आ जाए तो हम उसको कहते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाए log 10 8, यानी बेस की जगह पर अगर 10 आ जाए तो हम उसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम। ये एक ऐसा लॉगरिथम होता है जिसकी बेस 10 हो, उसको हम कहते हैं ये कॉमन लॉगरिथम है, और इसको हम लिखते हैं log 10। या फिर अगर सिंपल लॉग भी लिखा हो, उसके साथ कोई बेस ना लिखी हो, तो हम तब भी यही समझते हैं कि इसके साथ बेस क्या होगी? 10 होगी, क्योंकि बेस ज़रूर होती है। अगर बेस ना हो तो इसका मतलब ये होता है बेस 10 ज़रूर है, तो उस लॉगरिथम को हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए करैक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटीसा क्या होता है। देखिए लॉगरिथम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है करैक्टरिस्टिक और एक पार्ट होता है मेंटीसा। अब आपने समझना है करैक्टरिस्टिक क्या होता है, मेंटीसा क्या होता है। करैक्टरिस्टिक इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। लॉगरिथम का जो अहम हिस्सा, इंटेग्रल पार्ट को हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक। ये हमें बताता है कोई भी नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है।
ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़, कोई नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करना है, ये मैंने एक्सरसाइज में बहुत डिटेल से समझाया है। यहाँ से आप एग्जांपल से देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें नंबर दिया हुआ है 725। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, देखिए पॉइंट हमेशा एंड में होता है, इसको 2 नंबर मूव करवाया तो यहाँ पर आ गया 7.25, और साथ में हमने 2 नंबर्स पॉइंट को लेकर गए थे तो हमने लिख दिया 10 की पावर 2। तो ये जो 10 की पावर है ये हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक होगा। तो करैक्टरिस्टिक किसी भी चीज़ का इंटेग्रल पार्ट होता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ये क्या है हमारे पास करैक्टरिस्टिक है, यानी जितने पॉइंट्स हम पॉइंट्स को मूव करवाते हैं, जितने डिजिट्स, वही हमारे पास क्या होता है करैक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद देखिए मेंटीसा, मेंटीसा हमारे पास क्या होता है, मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, जो हमारे पास आंसर आता है लॉग का और उसका जो डेसिमल पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन है 3.698, ठीक है, तो इसमें से ये जो डेसिमल वाला हिस्सा है 3 को छोड़कर, वो हमारे पास क्या है मेंटीसा। फॉर एग्जांपल इसका मेंटीसा क्या होगा, 3 को छोड़ देंगे, 3 की जगह लिखेंगे 0.698, ये हमारे पास इसका क्या होगा मेंटीसा। यानी कि जो हमारे पास फ्रैक्शनल, इसको फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं, और ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये आपने याद रखना है कि मेंटीसा, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। द मेंटीसा इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, ये मेंटीसा जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है लॉगरिथम का, ठीक हो गया। डेसिमल वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं मेंटीसा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि 10 की पावर जो हमने ली थी ऊपर वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, लेकिन मेंटीसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, प्लस में होगा। उसके बाद देखिए एंटी लॉगरिथम क्या होता है, एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथम। उसके बाद देखिए एंटी लॉगरिथम क्या होता है, एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम लॉगरिथम का इनवर्स ऑपरेशन होता है, यानी कि उलट होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई वैल्यू लॉग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है log 6, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पर एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर दें एंटी लॉग, तो लॉग से जो होता है ना वो एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 6, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। पेज नंबर 29 पर एक डेफिनेशन है नेचुरल लॉगरिथम की। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस जो है वो ई हो। अब ई क्या होता है, ई हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, चेंज वैल्यू नहीं होती। उसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2.71828। ये आप याद भी रखें तो अच्छा है, कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर में लिखा होता है ई, ठीक है ना, वहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं। 2.71828 ये हमारे पास वैल्यू होती है ई की, ये हमेशा फिक्स वैल्यू होती है। यानी पहले तो हम इस तरह करते थे ना, लॉग के साथ, जैसे यहाँ पर लिख दिया बेस बी, अब बी की जगह कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5, लेकिन अगर लॉग के साथ यहाँ पर ई आ जाए, ठीक है ना, और ई की आपको पता है फिक्स वैल्यू होती है, वैल्यू आपको गिवन है, तो अगर ई आ जाए तो हम उस लॉगरिथम को कहते हैं ये हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है। उसके बाद पेज नंबर 23 पर लॉ ऑफ लॉगरिथम्स दिए हुए, उनकी डेफिनेशंस देखें, इससे आपको लॉज भी समझ आ जाएंगे। पहला लॉ होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ ऐसा लॉ होता है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग बी, यानी लॉग बी में आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं एक्स और वाई जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जब आपने लॉग को अलग अलग लिखा है दोनों के साथ, लॉग बी को एक्स के साथ भी अलग लिखा है और लॉग बेस को y के साथ भी अलग लिखा है, ठीक है ना। तो जब आप सेपरेट करके लिखते हैं तो जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा प्लस में चेंज हो जाता है, ये आपने एक्सरसाइज में पढ़ा था, मल्टीप्लाई जो होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द लॉगरिथम ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर किसी 2 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। लॉगरिथम अगर हमने लिया हो किसी भी नंबर्स के प्रोडक्ट का, यानी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका लॉगरिथम हो, तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है, इज द सम ऑफ लॉगरिथम। तो वो क्या बन जाता है, सम ऑफ लॉगरिथम, यानी उसको हम सम यानी प्लस में लिखते हैं, ठीक हो गया। पेज नंबर 31 पर एक और रूल है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ, कोशेंट असल में कहते हैं डिवाइड को। तो इसमें जो होता है लॉगरिथम ऑफ कोशेंट, अगर देखें यहाँ पर 2 नंबर एक्स और वाई जो हैं डिवाइड हो रहे हैं, जब आप लॉग बेस एक्स के साथ सेपरेट लगाएंगे और वाई के साथ सेपरेट, जैसे यहाँ पर लगाया लॉग बी एक्स और लॉग बी वाई, एक्स के साथ सेपरेट और वाई के साथ लॉग को अलग अलग लिखा है, तो ये जो डिवाइड है यानी कोशेंट, डिवाइड कहते हैं कोशेंट को, ठीक है। कोशेंट जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन देखें, द लॉगरिथम ऑफ कोशेंट, किसी भी नंबर 2 नंबर्स अगर डिवाइड
डिवाइड हो रहे हो लॉगरिथम में तो वो चेंज हो जाता है डिफरेंस। डिफरेंस कहते हैं माइनस को, डिफरेंस बिटवीन द लॉगरिथम्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर कहते हैं ऊपर वाले नंबर को और डिनोमिनेटर कहते हैं जो फ्रैक्शन के नीचे नंबर होता है। तो डिफरेंस में चेंज हो जाता है, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी एक्स और वाई क्या हो जाएंगे डिफरेंस, यानी उनको हम माइनस करके लिखेंगे। पेज नंबर 31 के लास्ट में लॉ नंबर 3 है पावर लॉ। पावर लॉ इस तरह से होता है कि अगर x की पावर में कोई नंबर दिया हुआ है n, तो हम उसको जो है ना मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। n पहले आ जाएगा यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा log b। देखें ना इस तरह से लिखा हुआ है ना, log बेस है x की पावर है n, तो ये n जो है ना ये पहले आ जाएगा, इस तरह से आएगा n पहले और बाकी सारी वैल्यू log b x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो डेफिनेशन देखें, द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, अगर ऐसे नंबर का लॉगरिथम हो जिसकी रेस टू पावर हो, यानी पावर कोई भी पावर हो उसके ऊपर, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, इज़ द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ऑफ द पावर, पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पावर n जो थी उसको हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है लॉगरिथम ऑफ द बेस, लॉगरिथम ऑफ बेस के साथ लॉग के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 39 पर डेफिनेशन है सेट की। डेफिनेशन दो चीज़ें आपने सेट में देखनी होती हैं। सेट एक तो वेल डिफाइन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो वाजे हों, यानी अगर हम बात करें सेट ऑफ फेवरेट टीचर्स, ठीक है ना, आप सेट बनाते हैं फेवरेट टीचर्स का स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट के लिए फेवरेट टीचर कोई और हो सकता है और दूसरे स्टूडेंट के लिए कोई और होगा, तो ये चीज़ वेल डिफाइन या वाजे नहीं है कि हर किसी के लिए फेवरेट टीचर एक ही होगी। तो ऐसी चीज़ जो तमाम लोगों के लिए एक जैसी ना हो, एक वाज़ेह चीज़ ना हो, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कि वो वेल डिफाइन नहीं है। एग्जांपल अगर हम बात करें सेट ऑफ रिवर्स, हमने सेट बनाना है रिवर्स का यानी दरियाओं का, ठीक है। तो अब दरिया जो है वो ऐसा नहीं हो सकता किसी एक बंदे के लिए एक कोई और दरिया है और दूसरे बंदे के लिए और दरिया है। दरिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हर बंदे के लिए वही होंगे, तो हम उस चीज़ का सेट बना सकते हैं, यानी वो चीज़ एक वाज़ेह है, ठीक है ना। जो चीज़ वाज़ेह होती है एक तो वो सेट में आ सकती है और दूसरी चीज़ डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो रिपीटेड ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी सेट हो, सेट जैसे हम सेट की बात करें, सेट में अगर हम नंबर्स लिखते हैं तो कोई भी नंबर दो बार नहीं आ सकता। अगर आप 2 यानी 2 दो बार लिख दिया तो ये सेट नहीं है, ठीक है। सेट में आपने ये दो चीज़ें देखनी होती हैं, ये एक तो चीज़ वो वेल डिफाइन होती है और ऊपर से वो डिस्टिंक्ट होती हैं। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स अगर हों तो उसका हम सेट बना सकते हैं, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं सेट। उसके बाद देखिए सेट की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है अ सेट मे बी डिस्क्राइब इन वर्ड, किसी भी चीज़ को वर्ड्स यानी लफ्ज़ों में डिस्क्राइब किया जाए। फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, यानी आप जो है वो वर्ड्स में लिख देते हैं। जैसे अगर वॉवल्स का सेट बनाना है तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, आप इस तरह वर्ड्स में, इंग्लिश के वर्ड्स में लिखेंगे द सेट ऑफ द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऐसे आप वर्ड्स में लिख देंगे। तो इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें इंग्लिश लेटर्स में लिखा हो। उसकी बात बारी आती है टेबुलर फॉर्म की। अ सेट में डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट, इस फॉर्म में हम जो है एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिख कर बताते हैं कि ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। वहाँ पर तो जस्ट हमने इंग्लिश में लिख दिया था दिस सेट ऑफ वॉवल्स नंबर, लेकिन यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में आप जो है वो ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और कॉमास यूज़ करते हैं और उन नंबर्स को लिख कर बताते हैं AEIOU कि ये वॉवल्स का सेट है। इस तरह से अगर आप नंबर्स में किसी चीज़ को लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं उनकी, तो उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। लास्ट में टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से होती है, दिस इज़ डन बाय यूजिंग सिम्बल्स, इसमें हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं, अलामात यूज़ करते हैं, लेटर्स यूज़ करते हैं और फिर आर्बिट्रेरी सेट, एक हम सेट बनाते हैं फ़र्ज़ी सेट, आर्बिट्रेरी कहते हैं, फ़र्ज़ी सेट बनाते हैं बाय स्टेटिंग प्रॉपर्टी कॉमन ऑफ ऑल द मेंबर्स, और उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई सेट बिल्डर फॉर्म में देखें, ये इस तरह से निशान यूज़ हुआ है, इसको कहते हैं सच दैट। अब ये हम सिम्बल्स यूज़ कर रहे हैं और एक्स देखें ये लेटर्स हैं, इंग्लिश के लेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इस तरह से जो सेट बनाते हैं जिसमें लेटर्स यूज़ होते हैं, सिम्बल्स यूज़ होते हैं और सेट की प्रॉपर्टी बताई जाती है, उस सेट को हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। उसके बाद ये सेट की टाइप्स हैं जो मैंने आपको लेक्चर्स में डिटेल से समझाई थी। उसके बाद बारी आती है सिंगल्टन सेट की। सिंगल्टन सेट क्या होता है, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो यानी सिंगल एलिमेंट हो, उसको हम कहते हैं सिंगल्टन सेट। जैसे एग्जांपल दी हुई है, इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है 3, इसमें है A, तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद देखिए एम्प्टी और नल सेट या वॉइड सेट, इसके तीनों नाम हो सकते हैं, ठीक है।
कोई भी नाम आ सकता है पेपर में, आपको जहन में होना चाहिए कि ये एक ही डेफिनेशन है। दिस सेट विद नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम कहते हैं नल सेट या वॉइड सेट। यानी इस तरह से वो सेट खाली होगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, फाई से भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे सेट को हम कहते हैं नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। उसके बाद देखें इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट ए और बी को हम इक्वल तब कहेंगे जब उनके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कहते हैं जो सेट के अंदर जो हम वर्ड्स लिखते हैं वो उसके एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स जब बिल्कुल इक्वल हों ए और बी के तो हम उनको कहते हैं इक्वल है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने कहा ए जो है वो बी के बराबर है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। देखिए यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पर भी है 1 2 3, इनकी जगह चेंज है, ऑर्डर चेंज है, लेकिन नंबर सेम है, तो ये हम कहेंगे इक्वल सेट है। उसके बाद बारी आती है इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट होते हैं, उन्होंने कहा अगर आपके पास दो सेट हों ए और बी, उनको इक्विवेलेंट हम तब कहेंगे जब उनके जो नंबर्स हैं वो सेम हो। फॉर एग्जांपल नंबर से क्या मुराद है, नंबर से ये मुराद है कि उनकी तादाद एक जितनी हो। फॉर एग्जांपल देखिए सेट ए है, सेट बी, इसमें है ए बी सी डी ई, इसमें है 1 2 3 4 5। अब देखिए एक जैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नंबर काउंट करें 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 नंबर्स हैं और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, यानी कि काउंटिंग के हिसाब से सेम हो। अगर इस सेट में 5 चीज़ें हैं तो उस सेट में भी 5 चीज़ें हों। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उस सेट में क्या है और इस सेट में क्या है। एक सेट में एनिमल्स हो सकते हैं, दूसरे सेट में प्लैनेट्स के नेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होने एक जितने चाहिए। अगर उस सेट में दो एलिमेंट्स हैं तो उस सेट पे भी 2 होने चाहिए। अगर उसमें 5 है तो इसमें 5 होने चाहिए। अगर उनकी काउंटिंग यानी नंबर सेम हो तो हम उसको कहते हैं वो इक्विवेलेंट सेट है। उसके बाद देखिए सबसेट। सबसेट क्या होता है, इफ़ द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हो तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है। किस तरह से, देखिए अगर सेट ए है, सेट ए में है 1 2 3, और हम एक और सेट ले लेते हैं सेट बी, उसमें है 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो सेट बी में हैं। अगर सेट ए पूरा का पूरा सेट बी में हो तो हम कहते हैं ए जो है वो बी का सबसेट है। इसको हम इस तरह लिखते हैं, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब होता है ए जो है वो सारा का सारा बी में मौजूद है। ठीक हो गया, इसका ये सिंबॉलिक हम इस तरह लिखते हैं। उसके बाद देखिए प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट की डेफिनेशन पढ़ ली। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है प्रॉपर सबसेट और एक है इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट ऐसा होता है कि वो कहते हैं अगर ए जो है बी का सबसेट होना चाहिए, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक और शर्त लगाई है, वो शर्त ये है कि बी कंटेन्स, जो दूसरा सेट हो, बी कंटेन्स एटलीस्ट 1 एलिमेंट दैट इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। बी में कम अज़ कम, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक एलिमेंट तो ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 4 और 5 उसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट भी है और क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं, लेकिन उसके साथ बी के कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो ए में नहीं है। तो ये शर्त होती है प्रॉपर सबसेट की कि एक तो बी का सबसेट हो, लेकिन बी कंटेन्स एटलीस्ट, बी के अंदर कम अज़ कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज़ कम 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा हो दैट इज़ नॉट, जो ना हो ए के अंदर। ठीक है, तो बी में भी ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो ए में मौजूद ना हो। ठीक हो गया, यानी कि ए सेट छोटा होना चाहिए, बी सेट बड़ा होना चाहिए, बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होने चाहिए, आप ये समझ लें। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम इम्प्रॉपर सबसेट की। इम्प्रॉपर सबसेट इससे उलट है। देखें ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, यानी ए के सारे एलिमेंट तो बी में होने चाहिए, लेकिन उसके साथ उन्होंने कह दिया ए इज़ इक्वल टू बी, यानी कि बी के भी सारे एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए, यानी ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए। यानी ये इस तरह हो सकता है, 4 और 5 को आप कट कर दें। अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ, ए के सारे एलिमेंट आप देखिए बी के अंदर हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक हो गया, और साथ में बी जो है उसके सारे एलिमेंट भी ए के अंदर है, यानी ए और बी क्या है, आपस में बराबर है। तो ऐसा सेट जब ए के एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, यानी ए बराबर है बी के। तो ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक इम्प्रॉपर सबसेट की आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए देखें, ए में है ए बी सी और बी में भी है ए बी सी। ठीक हो गया, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। उसके बाद देखिए यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट कहते हैं अ सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एंड ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स हों उन सेट्स के जो अंडर कंसिडरेशन है, यानी हमें दिए हुए हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे सेट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी और
काफ़ी सारे सेट दिए हैं और एक सेट दिया हुआ है यू, तो यू सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। वो ऐसा सेट होगा जिसमें ए के एलिमेंट भी होंगे, बी के एलिमेंट भी होंगे, सी के एलिमेंट भी होंगे, यानी वो ऐसा सेट होगा जो सब सेट से सबसे बड़ा होगा, उसके पास तमाम सेट्स के एलिमेंट मौजूद होंगे। जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। उसके बाद देखिए पावर सेट। पावर सेट को हम किस तरह लिखते हैं, आपने क्वेश्चंस भी किए थे। पावर सेट को हम लिखते हैं पी एस से। पी का मतलब है पावर और एस जो हमें सेट दिया होगा, अगर कोई सेट ए होगा तो हम उसको लिखेंगे पी ए, यहाँ पर सेट एस था तो हमने लिखा पावर ऑफ एस। तो ये एक ऐसा सेट होता है जिसके पास सारे सबसेट होते हैं। हम ऐसा सेट बनाते हैं जिसके अंदर सारे सबसेट होते हैं उस सेट के। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, अब हमने इसके सारे सबसेट बनाने हैं जो बन सकते हैं। पहले हमने एक खाली सेट लिखा, फिर लिखा ए। देखें ए जो है वो इसके अंदर मौजूद है ना, तो इसका मतलब ए इसका सबसेट हुआ। फिर खाली लिखेंगे बी सी डी, फिर दो दो वर्ड्स को मिलाकर लिखेंगे ए बी ए सी ए डी, फिर बी सी बी डी, फिर तीन तीन वर्ड्स को मिला के लिखेंगे, फिर सबको लिखेंगे। ये हमने एक्सरसाइजेज में पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं पावर सेट। यहाँ से यहाँ तक ये पावर सेट की डेफिनेशन है। उसके बाद देखिए यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ टू सेट, अगर हमारे पास दो सेट हों ए और बी, तो उसकी यूनियन को हम लिखते हैं ए यूनियन बी से। ऐसे यू लिखते हैं तो इसका मतलब होता है यूनियन ए यूनियन बी। तो ये कैसा सेट होता है ए यूनियन बी, ये एक ऐसा सेट होता है दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट विच बिलोंग टू ए एंड बी, जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट हों, ए के भी एलिमेंट्स हों, बी के भी एलिमेंट्स हों, ठीक हो गया। तो उसको हम कहते हैं यूनियन। फॉर एग्जांपल अब आप एग्जांपल देख लें, यहाँ पर ए में है 1 2 3 और बी में है 2 3 4 5। तो अगर हम ए यूनियन बी लेंगे तो इसमें ए वाले भी सारे वर्ड्स लिखने होंगे और बी वाले भी, यानी हम लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 लिखा, 2 3 पहले से लिख लिया था ना, आपको पता है सेट में कोई भी चीज़ दो बार नहीं लिख सकते, तो और साथ में लिखेंगे 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसमें ए के एलिमेंट्स भी हैं और बी के एलिमेंट्स भी हैं, यानी दोनों को मिलाकर हमने लिखा है, तो उसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। उसके बाद देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इस तरह का सेट होता है ए और बी का, उसको हम उल्टे यू से लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें ऐसा सेट होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। इसमें सिर्फ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ए में भी हों और बी में, यानी बोथ यानी दोनों में हों, सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, यहाँ पर अगर आपके पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और हमारे पास इसके साथ दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ऐसा सेट होगा जिसमें हमने वो एलिमेंट्स लिखना है जो इन दोनों में हो, सेम हो, यानी 1 2 3 देखें यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में सेम होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। ये वाली आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ये ईजी है और यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज एम्प्टी सेट। अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें और खाली सेट आंसर आए तो वो सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट का मतलब, ज्वाइंट का मतलब होता है जुड़ा होना, डिसजॉइंट होता है जो बिल्कुल अलग अलग हो। यानी कि जब आप दोनों सेट्स का जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स होते हैं, जब आप उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उन दोनों में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं होगा और उनका आंसर जो है वो खाली सेट आएगा। फॉर एग्जांपल दो सेट है हमारे पास, एक है 1 2 3 और दूसरा सेट जो है हमारे पास बी, उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी। अब देखिए इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। अब अगर आप इनका इंटरसेक्शन ले, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखेंगे इनमें कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, तो आपका आंसर खाली सेट आएगा। तो ऐसा सेट जो डिसजॉइंट सेट उसको कहते हैं जब हम इंटरसेक्शन लें तो खाली सेट आए। सिंपल आप ये मतलब समझें, यानी दो सेट्स ऐसे हों जो बिल्कुल भी सेम ना हो, कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, बिल्कुल अलग अलग हो, तो उन सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। उसकी बात बारी आती है ओवरलैपिंग सेट की। ओवरलैपिंग सेट इस तरह से होता है, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें तो खाली सेट ना आए, यानी कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक सेट दूसरे का सबसेट हो, यानी कि कोई एक सेट पूरा का पूरा दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो। इसकी एग्जांपल इस तरह से हम ले सकते हैं, देखें एक सेट आपके पास है ए, 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट हम लेते हैं बी, बी में सेट है 3 4 5। अब देखें इन दोनों में अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें, यानी ए इंटरसेक्शन बी, तो एक तो इंटरसेक्शन खाली नहीं आएगा, इंटरसेक्शन में आपका आंसर 3 आएगा। एक तो बात पूरी होगी। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि सबसेट नहीं होना चाहिए। सबसेट यही होता है ना कि एक सेट जो है पूरा का पूरा दूसरे सेट के अंदर हो। तो आप देख रहे हैं ए जो है वो ना ही बी के अंदर है पूरा, ना ही बी जो है वो पूरा ए के अंदर है, ठीक है। ये इस तरह से है। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, अगर ये ए सेट हो और ये बी सेट हो, ये थोड़ा सा देखें एक दूसरे से
मैच हो रहे हैं, ये वाला हिस्सा, यानी थोड़े से एक दूसरे से सिमिलर हैं, बाकी जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको दी है, बहुत ईजी है। उसके बाद एक डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी दो सेट्स को जब आप माइनस करते हैं तो वो किस तरह लिखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट, अगर दो सेट हों ए और बी और आप उनको माइनस करें यानी ए माइनस बी, तो इसका मतलब ये होगा इसमें कैसे एलिमेंट होंगे ए माइनस बी में। ए माइनस बी में सारे एलिमेंट्स होंगे दैट बिलोंग्स टू ए, जो ए में होंगे एंड दैट डज नॉट बिलोंग टू बी, लेकिन वो बी में नहीं होगी। यानी आप ए में से बी को माइनस कर रहे हैं ना, तो इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में तो हैं लेकिन जो बी में नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ, आप एक सेट ले लें 1 2 3, ये आपके पास एक सेट है, जो ऊपर मैंने लिया था ना वही सेट ले लेते हैं। यहाँ पर है बी 3 4 5। अब आपने माइनस करना है, यानी ए में से आपने बी को माइनस कर देना है, यानी ए के सेट्स में से आपने वो एलिमेंट्स निकाल देना जो बी में हो। अब देखें, आप चेक करें 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है ना, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपने ए सेट के एलिमेंट लिखे, 2 वहाँ पर नहीं है तो 2 लिख देंगे, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 उसमें है, 3 को आपने माइनस कर दिया, तो ये आपका आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ए के वो सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए, वो सारे एलिमेंट जो ए में हैं बट डज नॉट बिलोंग टू बी, जो बी में नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, यहाँ पर ऊपर तो आपको जस्ट बताया हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए डैश से लिख सकते हैं, ए के ऊपर छोटा सा सी बनाकर लिख सकते हैं। और ये किस तरह से होता है कि ये रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट, यानी ये यूनिवर्सल सेट के मुतालिक होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जब भी बात आ जाए तो इसमें आप यूनिवर्सल सेट ज़रूर यूज़ करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। और आपको पता है यूनिवर्सल सेट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अब आप जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपने क्या लिखना है, यू के यूनिवर्सल सेट के आप सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, सिर्फ वो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे जो ए में होंगे, क्योंकि आप ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। सिंपली आपने ना यू में से ए को माइनस करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ए में से बी को माइनस करना है, ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं लिखने जो ए के अंदर हैं। इसी तरह से आप यू के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे लेकिन वो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे जो ए के अंदर मौजूद हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन में बताया हुआ है। उसके बाद पेज नंबर 44 पर वेन डायग्राम की डेफिनेशन है। वेन डायग्राम इज़ वेरी यूज़फुल, ये बहुत मुफीद है इन डिपिक्टिंग, वाजे करने के लिए विजुअली। विजुअली कहते हैं यानी वो चीज़ जिसको हम डायग्राम बना के यानी पिक्चर्स के ज़रिए ज़ाहिर करें। वेन डायग्राम मैंने आपको बनाना सिखाई थी कि हम पिक्चर्स के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। किसके कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं, सेट का, और या फिर डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, और सेट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है जैसे यूनियन का हो गया, इंटरसेक्शन का हो गया, कॉम्प्लीमेंट, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम पिक्चर्स के ज़रिए जब शो करते हैं तो उसके लिए वेन डायग्राम वेरी यूज़फुल है। रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, रिलेशन जो होता है वो बताता है बाय अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर के ज़रिए हम रिलेशन को शो करते हैं। ये ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ग्राफ की डेफिनेशन है, वो कहते हैं वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिलेशन, हम किसी भी चीज़ के ताल्लुक को विजुअली यानी डायग्राम के ज़रिए भी शो कर सकते हैं, ग्राफ के ज़रिए। ठीक हो गया। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है जो आपने बहुत बहुत ध्यान से समझना है, वो है फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। फंक्शन क्या होता है, डोमेन एंड रेंज क्या होती है। ठीक है, अब देखिए आपने समझना है यहाँ से। तो यहाँ से हम समझते हैं सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो है हमारे पास कोई भी इस तरह से हो सकता है, जैसे मैं एक फंक्शन लिखती हूँ, हमारे पास एक फंक्शन है 2x+1, ये एक फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन जो होता है ना वो हमेशा y के इक्वल होता है। अब आप y की जगह कोई भी x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपके y के आंसर आएंगे। x की वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से पुट करेंगे लेकिन y के आंसर जो है वो आपकी मर्ज़ी से नहीं आएंगे, वो खुद से आएंगे जिस हिसाब से आप x की वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ 1। ठीक है, तो x की जगह पर मैंने लिख दिया 1, 2 1 हो जाएगा 2 + 1, सॉरी 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 + 1 = 3। यानी x मैंने 1 लिखा, ऑर्डर पे हम इस तरह से लिखते हैं ना, पहले वैल्यू लिखते हैं x की, यानी x की वैल्यू मैंने लिखी 1 और y की वैल्यू लिखी 3। इस तरह से जब आप डिफरेंट x की वैल्यूज़ लिखते जाएंगे आपके y के आंसर आते जाएंगे। मैं एक और वैल्यू लिख देती हूँ, x की वैल्यू मैं लिख देती हूँ 2 यहाँ पर, तो 2 x की जगह पर हम लिख देते हैं 2 + 1। तो देखते हैं y का आंसर हमारे पास क्या आता है, y = 2, 2 + 4 1 एंड ये 5। तो x की वैल्यू मैंने लिखी 2 और y का आंसर हमारे पास आया 5। तो जो वैल्यू हम पुट करते हैं यानी जो पहली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं डोमेन, ये आपने याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। और जो हमारे पास आंसर आता है यानी ये 3 और 5 जो आंसर आया है इसको हम कहते हैं
रेंज। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। जो वैल्यू हम खुद से पुट करते हैं वो होती है डोमेन, और जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या होता है, रेंज। तो इस तरह से हमारे पास दो सेट्स बन जाएंगे। अगर अब मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज़ ली 1 2, अगर मैं आगे भी लेती जाऊँ 1 2 3 4 5, तो हमारे पास दो सेट्स बन जाएंगे। जो सेट ए होगा ये होगा 1 2 3 जो वैल्यूज़ मैंने खुद से पुट की हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 मैं वैल्यूज़ पुट करती गई, तो ये मेरे पास, ये मैंने वैल्यूज़ पुट की और ये मेरे पास उसके आंसर आए। पहले आंसर आया 3, उसके बाद आया 5, उसके बाद आंसर आ जाएगा 7 9, इस तरह से। तो ए जो है वो हमारे पास होगी डोमेन का सेट, यानी ये वैल्यूज़ हैं जो मैंने पुट की 1 2, और रेंज ये वाली वैल्यू है जब मैंने 1 पुट किया तो आंसर आया 3, 2 पुट किया तो आंसर आया 5, ये मेरे पास आंसर है रेंज के। ये डोमेन है और ये मेरे पास क्या है, रेंज है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से फंक्शन जब हम कोई लेते हैं तो हमारे पास दो सेट बन जाते हैं, एक सेट ए बन जाता है, एक सेट बी। फंक्शन में जो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं उसको हम कहते हैं ए यानी डोमेन, और जो आंसर आते हैं बी उसको हम कहते हैं रेंज। तो अब यहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन देखें। फंक्शन इस तरह से होता है कि हमारे पास ए एंड बी दो सेट्स होते हैं जो नॉन एम्प्टी, यानी वो खाली नहीं होते, एम्प्टी सेट नहीं होते। ए और बी हमारे पास दो सेट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक रिलेशन बनाता है। रिलेशन का मतलब एक ताल्लुक होता है ए से बी का, यानी फॉर एग्जांपल जो हम वैल्यू ए की अगर डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं बी का भी आंसर उसी हिसाब से आता है। तो फंक्शन जो है वो हमें ताल्लुक बताता है ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, ठीक है ना। और एफ जो होता है वो सबसेट होता है ऑफ ए एंड बी का, यानी अगर हम ए और बी के को दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी जो हमारे पास आंसर आए हैं ए और बी के, उनको हम ऑर्डर पेयर में लिखें मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने अभी आपको लिखकर बताया हमारे पास आंसर आया था 1 3 2 5। अगर हम इस तरह से लिखें तो वो सबसेट होते हैं हमारे पास एफ़ के। और सेकंड इसमें एक बात ये होती है कि डोमेन ऑफ एफ़, यानी जो हमारे पास जो फंक्शन जो डोमेन है वो ए के इक्वल होती है। यही मैंने भी आपको बताया कि जो ए की वैल्यूज़ हम वो पुट करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है। ठीक हो गया। सबसे पहला फंक्शन है इनटू फंक्शन। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमें दो सेट्स दिए हुए हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी। ठीक है ना। जस्ट आपने जो है ना यहाँ पर आपको डायग्राम दी होती है, आपने देखकर बताना होता है ये कौन सा फंक्शन है। तो आप समझ लें हमें कैसे पता चलता है कौन सा फंक्शन है। तो देखें ये हमारे पास सेट है ए और ये सेट है बी, जो सेट, ठीक है। अब आपने ये देखना है, अब यहाँ पर उन्होंने हमें लिख दिया है कि जब हम 1 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 2। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया 1 लेते हैं तो आंसर आता है 2। उसके साथ जब आप 3 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 4। 5 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 6 आ जाता है। ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नंबर रह गया 8। ठीक है, 8 जो है वो यहाँ पर जो है किसी भी एरो के साथ मैच नहीं हो रहा। तो ये जो हमारे पास नंबर आया है 1 3 5 ये हमारे पास डोमेन है, और ये जो दूसरे नंबर है 2 4 6 ये हमारे पास क्या है, रेंज। पहला नंबर डोमेन होता है, दूसरा नंबर क्या होता है, रेंज। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो रेंज है 2 4 और 6, रेंज के आंसर हमारे पास यही आया ना 2 4 एंड 6। जो रेंज है हमारे पास यहाँ पर देखें क्लियरली लिखा हुआ है, जो रेंज है वो बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि बी में क्या है 2 4 6 8 है, और यहाँ पर हमारे पास रेंज में 2 4 और 6 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रेंज जो है वो हमारे सेट बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि सेट बी में 8 भी है और रेंज में 8 नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए कि जो रेंज जो है वो हमारे पास सेट बी के इक्वल ना हो, ठीक हो गया, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट, ठीक है, यहाँ तक लिखकर उसके बाद लिखेंगे आप ये वाला, रेंज एफ इज़ नॉट इक्वल टू बी। यहाँ तक आप डेफिनेशन लिख देते हैं तो ये काफ़ी है। अगर एक फंक्शन इस तरह से हो कि जो हम रेंज लें वो हमारे पास जो है वो सेट बी के इक्वल ना आए, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपकी बुक पर जो दिया हुआ है वो है 1 1 फंक्शन। लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आपको ऑन टू फंक्शन पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब आप ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको 1 1 फंक्शन ईजिली समझ आएगा। देखिए ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो है रेंज ऑफ एफ़, यानी जो रेंज के हमारे पास आंसर आते हैं एफ़ के वो बी के बराबर होते हैं। पहले तो रेंज ऑफ एफ़ बी के बराबर नहीं थी ना सेट बी के। देखें अब यहाँ पर सेट बी में क्या है, m1 है और m2 है, और यहाँ पर भी अगर आप रेंज में देखें m1 है, यहाँ पर भी m1 है और यहाँ पर m2 है।
ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रेंज के आंसर आए हैं वही सेट बी में है, कोई और एलिमेंट नहीं है। रेंज ऑफ एफ जो है अगर बी के बिल्कुल बराबर हो जाए तो उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर वो बराबर नहीं होगी, उसमें कोई और एलिमेंट भी होगा, जैसे अगर यहाँ पर एक और एलिमेंट होता है M3, तो हम इसको कहते हैं ये कौन सा फंक्शन हो जाता, पीछे वाला इनटू फंक्शन। लेकिन अब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अब आप देख रहे हैं इस ऑन टू फंक्शन में इस तरह से भी हो सकता है किसी फंक्शन में कि जो है देखिए C1 का आंसर M1 आ रहा है और C2 का भी आंसर क्या है, M1 आ रहा है। इस तरह से हो सकता है कि जो है दो वैल्यूज़ के आंसर यानी डोमेन तो अलग अलग हो लेकिन उसकी रेंज एक ही हो, ऐसा हो सकता है फंक्शंस में। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि डोमेन उनकी चेंज होगी लेकिन आंसर उनका एक जैसा आएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, इसमें आपने कोई भी रेंज नहीं देखनी, डोमेन नहीं देखनी, कुछ भी नहीं देखना। इसमें आपने एक चीज़ देखनी है, इसमें आपने ये देखना है कि जो हर डोमेन का आंसर जो है वो अलग अलग आना चाहिए। यानी यहाँ पर 1 का आंसर 2 ए है, 2 का आंसर हमारे पास आया बी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 1 का आंसर भी ए आया और 2 का भी आंसर ए आया, जैसे हमने अभी फंक्शन में पढ़ा है। वहाँ पर जो था, यहाँ पर जैसे था कि C1 और C2 दोनों का आंसर M1 आ रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन वन फंक्शन में हर डोमेन का आंसर जो है वो अलग अलग आना चाहिए। यहाँ पर डेफिनेशन से देखें, ऐसा फंक्शन जो A से B के दरमियान में हो इज सच दैट दी सेकेंड एलिमेंट, जो दूसरा एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पर है A, वो यहाँ पर है B। ऐसा नहीं हो सकता कि जो दूसरा एलिमेंट है ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर, कि वो कोई से भी दो ऑर्डर पेयर में आए सेम। ठीक है, सेम नंबर कोई भी दो ऑर्डर पेयर में नहीं आ सकता। कौन सा नंबर, सेकंड नंबर, ये A और B। ठीक है ना, यानी कि हर नंबर का जो है वो अलग आंसर होगा। 1 का आंसर A है तो 2 का आंसर B होगा। सबकी एरो जो है वो अलग अलग नंबर्स पर जाएगी, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं वन वन फंक्शन। आपने एरो से याद रखना है, अगर हर नंबर का एरो जो है वो अलग अलग जा रहा है तो ये वन वन फंक्शन है। अगर आप ऊपर वाले फंक्शन की बात करें ना, ये भी वन वन फंक्शन है क्योंकि हर नंबर का एरो जो है वो अलग अलग जा रहा है। अगर आप इसकी बात करें, यहाँ पर देखें एरो जो है वो अलग अलग नहीं जा रहा हर नंबर का, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। ऑन टू ज़रूर है लेकिन वन वन नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, उसके बाद हम एक और फंक्शन पढ़ते हैं जो वन वन भी है और उसके साथ ऑन टू भी है। अब ऑन टू फंक्शन अभी आपने ऊपर पढ़ा, ऑन टू फंक्शन क्या था। ऑन टू फंक्शन हमने ऐसे पढ़ा कि रेंज जो था, रेंज ऑफ फंक्शन, वो हमारे पास B के इक्वल है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि B सेट में हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी, और रेंज में हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी। तो ये बात तो ठीक है कि हमारे पास रेंज जो है वो B के इक्वल है। इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। और उसके साथ ये वन वन फंक्शन भी है क्योंकि हर किसी का एरो इसमें अलग अलग आ रहा है। ठीक है, देखें ऊपर वाला फंक्शन जो था वो सिर्फ ऑन टू था क्योंकि यहाँ पर M1 M2 था और इसके आंसर में भी M1 M2 था, तो ऑन टू तो था। B जो है वो रेंज के इक्वल था लेकिन हर नंबर का एरो अलग अलग नहीं था, तो इसलिए वन वन नहीं था। यहाँ पर देखें ये रेंज जो है वो B के इक्वल भी है, ये B सेट है, और यहाँ पर ये रेंज के इक्वल भी है और उसके साथ हर किसी का एरो अलग अलग जा रहा है, तो ये वन वन फंक्शन भी है। वो फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम मिलाकर कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है। अ फंक्शन सेट टू बी बाइजेक्टिव, अगर वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है। तो थर्ड चैप्टर में बहुत सारी डेफिनेशंस थी, बहुत लेंथी हो गया था। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे चैप्टर्स की डेफिनेशंस को स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई बात क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।